The book named Flamingo, Class 12th, chapter number 2, Lost Spring. And this part is taken from Stories of Stolen Childhood. And the writer is Anis Jung, born 1964 in Rourkela. And she's a great writer and she got education in Hyderabad in America. And father and mother were also writer. And she spent her life to earn her fame and name while doing this writing work. And now the first part is आई एम टेलिंग यू द समरी ऑफ द लेसन। यदि हम अपनी चारों ओर नज़र घुमाएं तो हमें वो गरीब बच्चे दिखाई देते हैं जिनका बचपन खो गया है, जो अपने बचपन को उस तरह से जी नहीं पाते जिस तरह से कि हम आम लोगों के बच्चे। गरीबी के कारण उन्हें न जाने क्या क्या करना पड़ता है। कभी चारों ओर नज़र घुमाएं तो होटल्स में छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हुए सड़कों पर, और इस पार्ट के अंदर जो दिखाया गया है वो रैग पिकर्स के बारे में दिखाया गया। रैग पिकर्स यानी जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनके कंधों पर प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग होते हैं, थैले होते हैं, और वो रास्ते पर चलते रहते हैं और इधर उधर से कूड़े में से कुछ भी उठा लेते हैं। वो उठाना चाहते हैं उसमें से वो चीज़ें जो उनके काम की होती हैं, जिनसे वो अपना सर्वाइवल, अपनी जीविका को कमा पाते हैं। ये कूड़ा इनके लिए सोने के समान है। कभी उनको उसमें से 1 रुपया मिलता है, कभी 10, कभी चांदी का सिक्का। उनके लिए वो सरप्राइज़ एक वंडर, एक आश्चर्य की तरह है, और उनके माता पिता के लिए ये एक जीविका, उनके जीवन को चलाने के लिए। इस कहानी की जो राइटर हैं एनिस जंग, वो भी एक ऐसे ही रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा उठाने वाले उस बच्चे से मिलती हैं जिसका नाम है साहिब। साहिब का मतलब होता है मालिक, मास्टर। जबकि ये बच्चा बेचारा गरीब सड़कों पर इधर उधर भटकता फिरता है, कूड़ा चुनता है, अपनी जीविका को चलाता है। साहिब और उसकी जो परिवार हैं या उसके जैसे जो और परिवार हैं, वो ढाका से विस्थापित होकर दिल्ली आए। ढाका जो कि हरे भरे खेतों की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन आंधी तूफान ने उनके खेतों को, उनके घरों को उजाड़ दिया है और उनको मजबूर कर दिया अपना घर छोड़ने के लिए। और दिल्ली के वो एक वीरान इलाके में सीमापुरी, जो कि दिल्ली की बाहरी सीमा पर है, वहाँ पर वो आकर बस जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी के मकान बनाकर, टीन की छत और पॉलीथीन की छत को बनाकर वो किसी तरह से अपने रहने का गुजारा करते हैं। और जहाँ भी उनको काम काज मिलता है वहीं पर वो अपने घर को ले जाते हैं। इट्स कॉल्ड ट्रांजिट होम। साहिब भी इसी तरह का जीवन जी रहा है और राइटर उससे बात करता है। राइटर उससे पूछता है कि तुम ये क्या करते हो, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब कहता है कि हमारे पास कोई अगल बगल में स्कूल ही नहीं है, यदि स्कूल खुलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। राइटर कहता है कि यदि मैं स्कूल खोलूँ तो आएगा। वो कहता है ठीक है, और वो अगले ही दिन राइटर के पास चला जाता है कि क्या स्कूल खुला। अब राइटर को एहसास होता है कि उसने भी उसी तरह का खोखला वायदा उसके साथ किया, जैसे कि इस संसार में खोखले वायदों की तो कमी नहीं है चारों ओर। फिर काफ़ी समय गुजारने के बाद उसको पता चलता है कि उसका नाम साहिब आलम है। नाम का अर्थ तो है कि इस ब्रह्मांड का मालिक, साहिब का मतलब, लेकिन बेचारा गरीब अपने जीवन को जी रहा है। और उसके साथ अन्य बच्चे भी हैं, दूसरे बच्चे भी हैं जो उसके साथ साथ सुबह सुबह निकलते हैं नंगे पैर। किसी के पैरों में चप्पल ही नहीं है। राइटर पूछता है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो एक उनमें से कहता है कि मेरी माँ चप्पल अलमारी में रखी हुई निकालती नहीं। दूसरा कहता है कि ये पहनता ही नहीं तो क्या करे, और उसने अपने पैरों में 2 जोड़ी के अलग अलग रंग के जूते पहने हुए हैं, जो कि बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। कभी कभी लगता है कि ये बच्चे जानबूझकर, जब मैं पूरी, राइटर कहती है कि मैं पूरी कंट्री में घूमी और मैंने देखा कि अधिकतर सब नंगे पैर बच्चे शहरों में, गांव के अंदर सड़कों पर दिखाई देते हैं, और लगता है कि ये पैसों की कमी के कारण है या किसी परंपरागत वजह से कि यहाँ जूते चप्पल पहने ही नहीं जाते। एक तरह से इस एक्सप्लेनेशन को लिया भी जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि कहीं ये गरीबी को छुपाने का बहाना तो नहीं। बहरहाल, जब राइटर सीमापुरी अंदर प्रवेश करती है, उसको पता चलता है कि ये लोग 1971 में यहाँ पर स्थापित हुए थे, बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे और इस वीरान इलाके में यहाँ पर आकर रहने लगे थे, इस मिट्टी के घरों में। कम से कम 10,000 लोग रैक पिकर्स का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं इस शहर के अंदर। इनकी कोई आईडी नहीं, लेकिन फिर भी इनको राशन कार्ड बनाए गए हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में है, क्योंकि खाना आईडी से, पहचान से भी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। और इन गरीब लोगों को पहचान की नहीं बल्कि भोजन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे दिन इस तरह से भटकते फिरते हैं।
और फिर जाके ये शाम को अपना खाना खाकर तब ये सोते हैं, इनको चैन मिलता है और इनके पास कोई ऐसा दूसरा काम भी नहीं जिसको ये ढूंढ सकें, देख सकें। ये कूड़ा ही इनके लिए सोना है, ये कूड़ा ही इनके लिए चांदी है, ये कूड़ा ही इनके जीने का साधन है। और जब राइटर साहिब से पूछता है तो साहिब कहता है कि मेरे लिए कूड़ा सोने की तरह है। उसकी आंखें चमक जाती हैं यदि कूड़े में कोई भी सामान ऐसा दिखाई देता है जो उसके काम का हो, उसके सर्वाइवल का हो, उसके जीवन के काम आता हो। एक सुबह वो देखता है कि साहिब, ये जो बच्चा है, ये एक घर के बाहर से, बाउंड्री के बाहर से अंदर देख रहा है तो अंदर वहाँ पर टेनिस खेला जा रहा है। सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है खिलाड़ियों ने, एंड दे वर प्लेइंग द टेनिस। और वो बाहर से उनको देख रहा है, बट ही वॉन्ट्स द शूज़। उसका दिल करता है कि काश ये जूते जो उन्होंने पहने हुए हैं उसके पास भी होते। अगले दिन वो देखता है कि साहिब ने भी जूते पहने हुए हैं, लेकिन वो बड़े अजीब से जूते हैं और उसकी शर्ट से बिल्कुल मैच नहीं करते। शायद किसी अमीर आदमी के फेंके हुए, त्यागे हुए, डिस्कार्डेड शूज़ हैं। और वो जो अमीर बच्चा है उसने सिर्फ इसलिए शूज़ नहीं पहने क्योंकि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है, लेकिन साहिब के लिए छेद कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए जूते होना काफ़ी है। और एक सुबह जब राइटर दोबारा साहिब को देखता है तो देखता है कि मिल्क बूथ से वो लौट रहा है और उसके हाथ में एक दूध की कंट्री स्टील की उसके पास है। और वो अब चाय की दुकान पर काम करने लगा। जब उससे पूछता है कि तू कहाँ है, तो बताता है कि मैं पास की चाय की दुकान पर काम करने लगा हूँ और मुझे 800 रुपये पर मंथ मिलता है और खाना भी मिलता है। राइटर पूछता है कि क्या तेरे कोई जॉब पसंद है, ये काम पसंद है? तो उसके चेहरे की चमक अब वो नहीं थी जैसे कभी वो रैग पिकर्स के रूप में, यानी कि कूड़े में से जो सामान उठाया करता था उस वक्त वो अपना मालिक था, उसके पास एक बैग था जो कि उसका अपना था। लेकिन आज उसके पास जो दूध का एक कनस्तर है, दूध का ये जो डब्बा है, ये उसका नहीं है। अब वो अपना मालिक नहीं रहा। तो इस तरह से एक जो केयर फ्री और गरीबी की जो लुक है वो इन बच्चों के साथ है। लेकिन ये बच्चे बेचारे बचपन से इतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं अपनी जीविका को कमाने के लिए कि इनका वो बचपन जो खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने का है, सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग का एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है।